हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक समस्याओं से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन बचे रह गए थे, तो मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। और प्लस मैंने जनसंख्या नियंत्रण वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता? ए है 23, बी है 24, सी है 25, डी है 29। तो किस आर्टिकल के तहत खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को? दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी 24, आर्टिकल 24 के तहत। आर्टिकल 23 क्या कहता है? तो मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम पर निषेध, जो है आर्टिकल 23 कहता है। 25 कहता है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है 25 के तहत। 29 के तहत क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 23। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाल श्रम अधिनियम कब लाया गया? ए है 1960 में, बी है 1986 में, सी है 1993 में, डी है 1979 में। तो बाल श्रम अधिनियम कब लाया गया दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1986 में। बी हो जाएगा, 1986 में बाल श्रम अधिनियम लाया गया था। और 1960 में क्या लाया गया था? तो 1960 में बाल अपराध अधिनियम लाया गया था। बाल अपराध अधिनियम 1960 में लाया गया था। बाल अपराध अधिनियम 1960 में। 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। और 1979 में राष्ट्रीय बाल कल्याण राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई 1979 में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 1986 में बाल श्रम अधिनियम लाया गया था। इसमें संशोधन भी किया गया था दोस्तों। ये क्यों लाया गया था? तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जो है खतरनाक कार्यों में लगाने पर रोक लगाता है बाल श्रम अधिनियम 1986। इसमें संशोधन भी किया गया। कब? तो इसके संशोधन के लिए 2016 में विधेयक पारित किया गया था, और इसमें संशोधन 2017 में इसे लाया गया था अधिनियम। इसमें बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 में लाया गया था। इसके तहत जो है बालक जो है अपने पारिवारिक व्यवसाय में भाग ले सकता है। ठीक है, अपने पारिवारिक व्यवसाय में बालक जो है हेल्प करा सकता है बाल श्रम अधिनियम 2017 के तहत, संशोधन अधिनियम 2017 के तहत। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम कब लाया गया? ए है 2016 में, बी है 2017 में, सी है 1986 में, डी है 2002 में। तो बाल श्रम संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2017। अभी मैंने ऊपर बताया 2017 में बाल श्रम संशोधन अधिनियम लाया गया। 2016 में यह विधेयक इसके लिए पारित किया गया था कि बालक अपने पारिवारिक व्यवसाय में हेल्प करा सकता है। और इसमें संशोधन किया गया दोस्तों कि इसमें जो खतरनाक व्यवसाय थे, खतरनाक व्यवसाय की संख्या 83 से कम करके 3 कर दी गई। ठीक है, खतरनाक व्यवसाय की संख्या 83 से कम करके 3 कर दी गई थी। और बालक अब जो है अपने पारिवारिक व्यवसाय में शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे के बीच भाग नहीं ले सकता, यानी कि रात में भाग नहीं ले सकता है। शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक रात में बालक कोई भी कार्य नहीं करेगा, जबकि 7 से 8 के बीच में जो है वह 3 घंटे कार्य कर सकता है। बालक 3 घंटे तक कार्य कर सकता है, चाहे जब सुबह 7 से रात के 8 बजे तक। ठीक है, नहीं सॉरी, सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक। ठीक है, अगर यदि बालक जो है अपने पारिवारिक व्यवसाय में काम करता है तो 3 घंटे, या बालक कोई कलाकार है तो 5 घंटे उसे कार्य करने की इजाज़त है।
अगर लगातार कार्य करता है तो केवल 3 घंटे, अगर लगातार कार्य करेगा तो केवल 3 घंटे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाल श्रम संशोधन अधिनियम कब लाया गया था, तो बी हो जाएगा 2017 में, विधेयक लिए लाया गया था 2016 में। 1986 में बाल श्रम अधिनियम केवल लाया गया था, जब संशोधन कहेगा तो 2017, और बाल श्रम अधिनियम केवल 1986 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत कब की गई। ए है 1953, बी है 1988, सी है 1899, डी है 1993। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो 1988 में। आंसर क्या हो जाएगा, बी 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत की गई थी। 1953 में सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी, सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1953 में। और 1899 में क्या हुआ था, तो 1899 में पहली बार अमेरिका के इलिनोइस राज्य में किशोर न्याय शब्द का प्रयोग किया गया था। किशोर न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1899 में, और 1899 में ही किशोर न्यायालय की स्थापना भी की गई थी शिकागो में, ठीक है। 1899 में ही किशोर न्यायालय की स्थापना शिकागो में की गई थी। 1993 में क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय महिला 30 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ए है 1 अप्रैल 2010 को, बी है 1 अप्रैल 2009 को, सी है 1 अप्रैल 2011 को, डी है 1 अप्रैल 2012 को। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को। आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अधिनियम लाया कब गया था, तो अधिनियम लाया गया था 2009 में, ठीक है। और ये संपूर्ण भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, सिवाय जम्मू कश्मीर के, ठीक है। जम्मू कश्मीर को छुड़ा के पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई। ए है 2005 में, बी है 2006 में, सी है 2007 में, डी है 2009 में। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई थी। आंसर सी हो जाएगा, मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। 2005 से क्या याद आ रहा है आपको, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में, और उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लाया गया था 2005 में, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की घोषणा कब की गई। ए है 11 अप्रैल 2003 को, बी है 12 अप्रैल 2003 को, सी है 13 अप्रैल 2003 को, डी है 14 अप्रैल 2003 को। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की घोषणा की गई थी 11 अप्रैल 2003 को। आंसर क्या हो जाएगा, ए 11 अप्रैल 2003 को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की घोषणा की गई 11 अप्रैल 2003, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, पुलिस रिसर्च ब्यूरो दिल्ली द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध को कितने श्रेणी में बांटा गया है। ए 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो पुलिस रिसर्च ब्यूरो दिल्ली द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध को कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो 2 श्रेणी में। कौन कौन से, एक आईपीसी के अंतर्गत आने वाले अपराध, दूसरा स्थानीय या विशेष कानून के अंतर्गत आने वाले, स्थानीय या विशेष कानून के अंतर्गत आने वाले अपराध। आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत आने वाले, और दूसरा है स्थानीय या विशेष कानून के दायरे में आने वाले अपराध। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, आईपीसी के अंतर्गत कितने अपराध आते हैं। ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो आईपीसी के अंतर्गत कितने अपराध आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 अपराध। आंसर क्या, 7 अपराध। कौन कौन से, एक बलात्कार आता है, बलात्कार, दूसरा अपहरण या भगा लेना आता है, और तीसरा दहेज के लिए हत्या कर देना, प्रताड़ना, चाहे मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक प्रताड़ना हो, उत्पीड़न करना, छेड़ना,
और 21 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दुराचार करना। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के आईपीसी के अंतर्गत आने वाले अपराध हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थानीय और विशेष कानून के अंतर्गत कितने अपराध आते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो स्थानीय और विशेष कानून के दायरे में कितने आते हैं अपराध? आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4 प्रकार के। कितने आते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? तो एक सती प्रथा आएगा, सती प्रथा, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा महिलाओं का अश्लील चित्रण, और चौथा जो है महिलाओं का व्यापार करना, अनैतिक व्यापार, महिलाओं का अनैतिक व्यापार। ठीक है, और महिलाओं के अनैतिक व्यापार से भी संबंधित एक अधिनियम है दोस्तों, कब आया था? तो 1956 में आया था। 1956 में महिलाओं, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक जो है देह व्यापार। ठीक है, 1956। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? ए है 1960 में, बी है 1986 में, सी है 1976 में, डी है 1899 में। तो भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब लाई गई थी? तो 1976 में। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1976 में। 1960 बाल अपराध अधिनियम, 1986 बाल श्रम अधिनियम, तो ये संबंधित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोर न्याय बोर्ड में होते हैं? ए है 1 मजिस्ट्रेट, बी है 2 सामाजिक कार्यकर्ता, सी है 2 सामाजिक कार्यकर्ता में से कम एक महिला होनी चाहिए, डी है केवल ए बी, ई है इनमें से सभी। तो किशोर न्याय बोर्ड में कौन कौन होता है दोस्तों? तो 1 मजिस्ट्रेट होता है, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें से एक महिला होने आवश्यक है। तो यहाँ पे सी भी सही है, ए बी सी तीनों सही है, तो यहाँ पे इनमें से सभी आंसर लगेगा। कितने? क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोबेशन अधिकारी के कर्तव्य होते हैं? ए है बाल अपराधी से मित्रता बढ़ाना, बी है उसके घर की परिस्थितियों को समझना, सी है बालक को सही दिशा पर लाने का प्रयास करना, डी है बालक को उचित दिशा का प्रबंधन कर व्यवसाय दिलाना। तो प्रोबेशन अधिकारी का क्या कर्तव्य होता है दोस्तों? तो बाल अपराधी से मित्रता बढ़ाकर उसकी घर परिस्थितियों को समझना, उसको सही दिशा पर लाना और बालक को उचित दिशा दिलाकर उसके लिए व्यवसाय का प्रबंध करना। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ई रहेगा, इनमें से सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, सुधार गृह में बालक को रखा जाता है? ए है 2 से 3 वर्ष, बी है 3 से 4 वर्ष, सी है 5 से 6 वर्ष, डी है 3 से 7 वर्ष। तो सुधार गृह में बालक को कितने वर्ष तक रखा जाता है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3 से 7 वर्ष तक रखा जाता है। सुधार गृह में 3 से 7 वर्ष तक बालकों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुधार गृह कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक किशोर सुधार गृह होता है, एक वयस्क सुधार गृह होता है। किशोर, दूसरा वयस्क। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, बोस्टन स्कूल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए है रूस से, बी है इंग्लैंड से, सी है अमेरिका से, डी है जर्मनी से। तो बोस्टन स्कूल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वप्रथम बोस्टन स्कूल खोला गया था? ए है हेलिंग, खोला था, किसने खोला था? ए हेलिंगवर्थ ने, बी है कूले ने, सी है डुप्ले ने, डी है एल्विन रेगल्स ब्राइस ने। तो सबसे पहले बोस्टन स्कूल किसने खोला था दोस्तों? खोला था, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, एल्विन रेगल्स ब्राइस ने। किसने खोला था? तो एल्विन रेगल्स ब्राइस ने सबसे पहले बोस्टन स्कूल खोला था। इसमें जो है 16 से 21 वर्ष के किशोर जो है शामिल होते हैं। ठीक है, बोस्टन स्कूल में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वाधिक बोस्टन स्कूल किस राज्य में है? ए है उत्तर प्रदेश में, बी है केरल में, सी है तमिलनाडु में, डी है राजस्थान में। तो सबसे अधिक बोस्टन स्कूल कहाँ पर है? तो यहाँ पे सी, तमिलनाडु में, सबसे अधिक तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है,
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में कितनी गिरावट आई है? ए है 22.6%, बी है 24.3%, सी है 23.3%, डी है 26.8%। तो कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में कितना जो है कमी आई है दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार? कमी नहीं दोस्तों, यहाँ पे कितना मतलब दर्ज किया गया, कितना जो है अभी रहा गया है। गिरावट रहेगी तो अंतर पूछ लेगा, कितनी कमी अगर आ गई तो पहले कितना था अभी अब कितना, उनके बीच का अंतर पूछ देगा। ठीक है, यहाँ पे गिरावट नहीं रहनी चाहिए थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार कम उम्र में विवाह की राष्ट्रीय औसत में कितना है? तो 23.3% है। ठीक है, कितना है? 23.3%। पहले कितना था? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार कितना था? तो 26.8 था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चार में 26.8 था, जो कि कम होकर 23.3 रह गया। क्या? जो कि जो 18 वर्ष से पूर्व 18 वर्ष से पहले जिन महिलाओं का विवाह कर दिया जाता था उनकी संख्या में गिरावट आई है। ठीक है, 23.3%। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार किशोरावस्था में गर्भधारण की दर रही है? ए है 6.8%, बी है 7.9%, सी है 5.5%, डी है 9.8%। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार किशोरावस्था में जो महिलाएं गर्भधारण कर लेती थी तो उनकी दर में जो है कमी आई है, कितने की? 6.8%। ठीक है, 6.8% आई है। पहले कितना था? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार तो 7.9 था। ये आया था 15-16 में, 2015-16, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 का है। ठीक है, 19-21 का है। तो 7.9 4 के अनुसार था, 6.8 5 के अनुसार है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार घरेलू हिंसा की दर है? ए है 31.2%, बी है 29.3%, सी है 25.3%, डी है 26.3%। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार घरेलू हिंसा की दर कितनी है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी 29.3% है। पहले जो थी वो 31.2% थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 31.2%, अभी घट के 29.3% हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार गर्भवती महिलाओं का शुरुआती 3 महीनों में होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण की दर बढ़कर कितनी हो गई है? ए है 58.6%, बी है 60%, सी है 70%, डी है 80%। तो गर्भवती महिलाओं का शुरुआती 3 महीनों में जो होने वाला परीक्षण होता है उसमें जो किया जाता है उसमें बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, कितने की? 70% हुई है। कितना हुआ है? 70% बढ़कर हो गया है। पहले कितना था? तो 58.6% था। पहले 58.6% था, अब जो है 70% हो गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने कब की थी? ए है 1975 में, बी है 1978 में, सी है 1980 में, डी है 1985 में। कब की थी दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1980 में, सी हो जाएगा 1980 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम 5 प्रकार के होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामाजिक विघटन, दूसरा है सांस्कृतिक विलंबना, तीसरा है वर्ग मूल्य संघर्ष, चौथा है वैयक्तिक विघटन, और 5वां है मानक शून्य। तो ये है सामाजिक समस्याओं के 5 सैद्धांतिक उपागम है। क्वेश्चन नंबर 25 है। यदि चैनल पर आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। फुलर और मेयर ने कितनी प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5।
तो फुलर और मेयर ने कितनी प्रकार की सामाजिक समस्या बताई है? आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार की। कितने? 3 की। कौन कौन सी है? एक प्राकृतिक सामाजिक समस्या है, प्राकृतिक, दूसरा एक सुधारात्मक है, दूसरा सुधारात्मक है और तीसरा नैतिक है। दूसरा सुधारात्मक, तीसरा नैतिक। ठीक है, तो ये फुलर और मेयर के अनुसार सामाजिक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष स्वाधार गृह योजना शुरू की गई? ए है 2000, बी है 2001 में, सी है 2002 में, डी है 2004 में। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्वाधार गृह योजना की शुरुआत दोस्तों हुई थी 2002 में। आंसर क्या हो जाएगा? सी 2002 में हुई थी। इसके तहत महिलाओं और बालिकाओं को खाने पीने और रहने के लिए, उनकी देखभाल के लिए लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार जो है महिलाओं और लड़कियों के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाती है स्वाधार गृह योजना के तहत। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, जनसंख्या वाला आ गया दोस्तों चैप्टर। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि? तो वर्तमान में प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि बराबर क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि बराबर प्रतिवर्ष पैदा होने वाले बच्चों की संख्या माइनस मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, माइनस मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के अंतर को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हर वर्ष जितने बच्चे जो है पैदा होते हैं, उनमें से जितने व्यक्ति मरते हैं, उन दोनों को माइनस करेंगे तो जो अंतर प्राप्त होता है वही जनसंख्या वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माल्थस की पुस्तक का नाम है? ए है सोशल कंट्रोल, बी है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, सी है सोशल चेंज, डी है सोशल डेवलपमेंट, ई है सोशल स्ट्रक्चर, एफ है सोशल सिस्टम, जी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो माल्थस की पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या है? बी है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये माल्थस की पुस्तक का नाम है। इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया है दोस्तों, और उसमें बताया है कि जनसंख्या वृद्धि तो गुणोत्तर श्रेणी में, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है वो गुणोत्तर श्रेणी में हो रही है, गुणोत्तर श्रेणी में, जबकि संसाधन जो है उनमें वृद्धि जो है समांतर श्रेणी में हो रही है, उनमें वृद्धि जो है समांतर श्रेणी में होती है। जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर में यानी दोगुने के हिसाब से हो रही है, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से हो रही है, जबकि जो है संसाधन में वृद्धि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तो ये है माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत, अपनी पुस्तक एनएसए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में दिया। सोशल कंट्रोल किसकी पुस्तक है? तो रॉस की है। सोशल कंट्रोल पुस्तक रॉस की है। सोशल चेंज किसकी है? ऑकबर्न की है। ऑकबर्न की है दोस्तों, जिसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है 1922 में। सोशल डेवलपमेंट पुस्तक हॉबहाउस की है। हॉबहाउस की सोशल डेवलपमेंट है। सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? तो यह है मर्डॉक की है। सोशल स्ट्रक्चर मर्डॉक की पुस्तक का नाम है। सोशल सिस्टम किसकी है? तो पार्सन्स की है। पार्सन्स की सोशल सिस्टम है। और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में किसकी है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो यह है एम.एन. श्रीनिवास की है। एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। श्रीनिवास की पुस्तक है, 1963 में दिया था। ठीक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो ये पुस्तक के नाम है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा सभी का नाम और उनके लेखक। आ गए क्वेश्चन नंबर 29, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? ए है माल्थस ने, बी है एडविन केनन ने, सी है रॉबिन्सन ने, डी है कार्ल सॉन्डर्स ने। तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, एडविन केनन ने दिया है। किसने दिया है? एडविन केनन ने दिया है। माल्थस के बारे में ऊपर ही पढ़ा। रॉबिन्सन ने क्या कहा है? तो रॉबिन्सन ने बताया कि अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन की बात की है। रॉबिन्सन ने अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन की बात रॉबिन्सन ने की है। और अनुकूलतम जनसंख्या में प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की बात ये कार्ल सॉन्डर्स ने की है। आर्थिक कल्याण की बात कार्ल सॉन्डर्स ने की है। तो ये हो गया अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में दोस्तों। तो आंसर है यहाँ पे बी, एडविन केनन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है,
जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया है? ए है थॉमसन ने, बी है नोएस्टीन ने, सी है कोलिन ग्रांट क्लार्क ने, डी है कैनन ने। तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, नोएस्टीन ने दिया। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत नोएस्टीन ने दिया, लेकिन जनांकीय संक्रमण शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है थॉमसन ने। शब्द दिया है थॉमसन ने 1929 में, और सिद्धांत दिया है 1945 में नोएस्टीन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत दिया है? ए है हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी है दुर्खीम, सी है थॉमसन, डी है नोएस्टीन। तो जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा? बी, दुर्खीम ने। किसने दिया है? दुर्खीम ने दिया है। और हर्बर्ट स्पेंसर जनसंख्या का जैविकी सिद्धांत दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने जनसंख्या का जैविकी सिद्धांत दिया है। जैविकी सिद्धांत दिया, इनकी पुस्तक किस पुस्तक में दिया है? द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल में। द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल में इन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना जो है सिद्धांत दिया है जैविक जनसंख्या घनत्व का, जनसंख्या का जैविकी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने। दुर्खीम जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत। ठीक है, थॉमसन नोएस्टीन के बारे में हम लोगों ने देखा ही दोस्तों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई? ए है 1872, बी 1881, सी 1889, डी है 1951 में। तो जनगणना के बारे में देखते हैं दोस्तों। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो पहली बार रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत, नियमित कहेगा तो रिपन के समय में, और अनियमित कहेगा अनियमित जनगणना तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी अनियमित जनगणना 1872 में। अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में, और नियमित जनगणना हुई थी 1881 में रिपन के काल में। ठीक है, रिपन के काल में और मेयो के काल में। और 1951 में क्या हुआ था? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्र भारत अभी जो है 2011 की जनगणना पूछे कि स्वतंत्र भारत की किस नंबर की जनगणना थी? तो 7वीं थी। 2011 की जो जनगणना है स्वतंत्र भारत की, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं, और भारत की पूछेगा, भारत की तो 15वीं थी। ठीक है, 15वीं थी। और 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हमारा भविष्य, इसकी थीम थी दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना की थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 की जनगणना की थीम थी दोस्तों। और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे सी चंद्र मौली थे। सी चंद्र मौली जो है जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। इसका थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये जो है स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना, और भारत की 15वीं जनगणना थी। तो इतना आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। और जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। जनगणना अधिनियम कब लाया गया था? तो 1948 में जनगणना अधिनियम आया था। और जनगणना जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका संचालन महारजिस्टर या जनगणना आयुक्त के द्वारा हर 10 वर्ष पर किया जाता है। महारजिस्टर या जनगणना आयुक्त के द्वारा हर 10 वर्ष पे जनगणना किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जनगणना के बारे में दोस्तों, काफ़ी डिटेल था ये। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये है नियमित जनगणना 1881। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा
और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनगणना अधिनियम किस वर्ष लाया गया तथा जनगणना संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ए है 1952, ये अनुच्छेद 253, बी है 1960 146, सी है 1976 246, डी है 1948 246। तो अधिनियम तो अभी मैंने ऊपर बताया दोस्तों, कब लाया गया था? तो 1948 में अधिनियम था। और अनुच्छेद जनगणना से संबंधित कौन सा है? तो 246 आर्टिकल 246 जो है ये जनगणना से संबंधित है। ठीक है, अधिनियम 1948 आर्टिकल 246। 1976 क्या है दोस्तों? 1976 के बारे में देख लेते हैं। 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी पहली बार। 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी और नई जनसंख्या नीति बनाई गई 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति बनाई गई थी। ठीक है, नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की गई थी और सबसे पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए है 11 मई 2000 को, बी है 11 जुलाई 2000 को, सी है 11 अगस्त 2000 को, डी है 11 मार्च 2000 को। तो कब की गई थी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे हो जाएगा 11 मई 2000 को की गई थी। कब? 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई थी और इसका पुनर्गठन किया गया था। कब? तो 19 मई 2005 को मनमोहन सिंह के समय में इसका पुनर्गठन किया गया था। मनमोहन सिंह के समय में इसका पुनर्गठन किया गया था। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, पीएम जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है। तो कब आयोग स्थापना की गई थी? 11 मई 2000 को और पुनर्गठन 19 मई 2005 को मनमोहन सिंह के समय में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई? ए है फरवरी 2000, बी है फरवरी 2003 में, सी है मार्च 2000, डी है मार्च 2003 में। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों कब? फरवरी 2003 में। घोषणा की गई थी फरवरी 2000 में, लेकिन स्थापना की गई थी 2003 में। फरवरी 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है। पीएम जो है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उपाध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री होता है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है इसका उपाध्यक्ष होता है। तो इतना याद रखिएगा इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की गई? ए है 1986, बी है 1987, सी है 1988, डी है 1999। तो विश्व जनसंख्या दिवस की मनाने की शुरुआत कब की गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी 1987 में। 1987 में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की गई। कब मनाई जाती है? तो 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। 2022 में इसकी थीम क्या थी? 2022 में तो 8 बिलियन की दुनिया, 8 बिलियन की दुनिया जो है इसकी थीम थी 2022 की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी है? ए है 51.47%, बी है 48.53%, सी है 13.6%, डी है 17.7%। तो भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों? तो कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 48.53%। 48.53% भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी है, जबकि 51.47% पुरुषों की हिस्सेदारी है। पुरुषों की हिस्सेदारी 51.47%। ठीक है, और बच्चों की कितनी है? 0 से 6 वर्ष के शिशुओं की तो 13.6%। शिशुओं की कितनी है? 13.6% शिशुओं की हिस्सेदारी है। महिलाओं की 48.53, 48 यानी 8 लास्ट में आ रहा है, आप याद रख कर सकते हैं। 8 5 3 8 होता है,
तो इसी तरह 48.53% कुछ इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और 51.47% पुरुषों की है, 13.6% शिशुओं की है, 17.7 क्या है, तो ये है भारत का दशकीय वृद्धि दर। भारत में दशकीय वृद्धि दर जो है 17.7% रही है। ठीक है, भारत में 17.7% दशकीय वृद्धि दर रही है। ये है दशकीय वृद्धि दर। अगर यूपी का पूछे कितना रहा है दशकीय वृद्धि दर, तो ये है 20.2% यूपी का है। ठीक है, 20.2% यूपी में है और भारत का 17.7% है दशकीय वृद्धि दर। भारत में लिंगानुपात कितना है? ए है 919 पर 1000, बी है 943 पर 1000, सी है 912 पर 1000, डी है 902 पर 1000। तो भारत में लिंगानुपात कितना है भारत का? तो 943, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये भारत का लिंगानुपात है। और भारत में शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो कितना है? 1000 बालकों पर 919 बालिकाएं। ठीक है, ये भारत में शिशु लिंगानुपात है। भारत में शिशु लिंगानुपात है 919 पर 1000 पर। और केवल लिंगानुपात पूछेगा तो 943 है। उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो 912 है लिंगानुपात। यूपी में लिंगानुपात यूपी में 912 है। और यूपी में शिशुओं का लिंगानुपात पूछेगा तो शिशु लिंगानुपात यूपी में 902 है। यूपी में शिशु लिंगानुपात 902 है और लिंगानुपात केवल कहेगा तो 912 है। भारत में 943 है और शिशु का 919 है। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना में कितना रहा है? ए है 829, बी है 382, सी है 325, डी है 690। तो भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना में कितना रहा है दोस्तों? कितना? तो आंसर हो जाएगा बी, 382 रहा है। जनसंख्या घनत्व तो 2011 की जनगणना में भारत का 382 और 2001 का अगर कह दिया, पूछ लिया बाई चांस, तो 325 है। 382, 325, 382 वर्तमान में है जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार और 325 जो है 2001 के अनुसार। 829 किसका है? तो यूपी का है। यूपी में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 829 है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिए ये और ये 382 जो है भारत में है, आंसर बी, और यूपी में 829 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर 2001 वाला याद हो जाए, 325 है भारत की, तो याद रख सकते हैं, वरना दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की कुल साक्षरता दर है? ए है 73%, बी है 80.9%, सी है 64.6%, डी है 67.7%, ई है 77.3%, बी है 57.2%। तो भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। कितनी है? 73% है। जिसमें से पुरुष साक्षरता 80.9% पुरुष साक्षरता है, 64.6% स्त्री साक्षरता है, महिला साक्षरता 64.6% है। और यूपी में 67.7% यूपी में है कुल साक्षरता। यूपी में कुल साक्षरता 67.7% है, जिनमें से पुरुष साक्षरता 77.3% है पुरुष साक्षरता, और महिला साक्षरता है 57.2%। महिला साक्षरता है 57.2%। यूपी का तो आसानी से याद हो जाना चाहिए आप लोगों को कि 67.7% जो है यूपी में है, 10 प्लस कर देंगे तो 77.3% जो है पुरुष का हो जाएगा, 10 घटा देंगे तो 57.2% महिलाओं का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद रखिएगा इसको। भारत में कुल 73% है, 80 जो है पुरुष का है और 64 जो है स्त्री का है। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको हम डिटेल में ऐसे ही देखते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली कुल जनसंख्या को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे
कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में, कह लें प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, लिंगानुपात बराबर क्या हो जाएगा? तो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। ठीक है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, ये लिंगानुपात होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो 0 से 6 वर्ष के 1000 बालकों पर 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या को 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं की संख्या के अनुपात को ही शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शिशु लिंगानुपात बराबर क्या हो जाएगा? तो 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं की संख्या बटे 0 से 6 वर्ष के बालकों की संख्या गुणे 1000, ये होता है शिशु लिंगानुपात। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो साक्षरता दर निकालने के लिए दोस्तों आयु कितनी होनी चाहिए? तो 7 से लेकर 7 या 7 से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं जो है उन पर निकाली जाती है। जो है साक्षरता दर जो है 7 से लेकर 7 से अधिक वाले व्यक्तियों पर निकाली जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है जिसकी आयु 7 या उससे अधिक है, वह जो है किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और बोल सकता है, तो वह व्यक्ति जो है साक्षर कहलाएगा। ठीक है, तो वह व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। और जो है कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को ही जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। तो ये हो गया साक्षरता दर। ठीक है, इसका जो है फार्मूला क्या हो जाएगा? तो साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या हो जाएगी गुणे 100। तो ये हो जाएगा साक्षरता दर। साक्षरों की संख्या जिनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए साक्षरों की संख्या, प्लस 7 और उससे अधिक वाली जितनी भी जनसंख्या है गुणे 100। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि ये टोटल जो है कुल जनसंख्या 20 है। ठीक है, टोटल जनसंख्या 20 है, जिनमें से कुल कितने 7 से अधिक आयु वाली ये जनसंख्या। ठीक है, 7 से अधिक आयु वाली जनसंख्या जो है उसकी टोटल 20 है, जिनमें से 10 व्यक्ति क्या है? साक्षर है। इनमें से केवल 10 जो है साक्षर है और हमको निकालना है कि साक्षरता दर इनकी निकालिए। तो अब इसमें से निकालें कितने जो है साक्षर हैं? तो 10 बटे टोटल जनसंख्या 20 गुणे 100, तो 20 25 100 50, तो 50% जनसंख्या जो है साक्षर है। तो यही होती है साक्षरता दर। जिस तरह हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं ठीक उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 10 की वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो 10 की वृद्धि दर क्या होती है दोस्तों? तो 10 वर्षों के मध्य जितनी भी जनसंख्या में वृद्धि होती है उसे ही 10 की वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, तो 10 की वृद्धि दर क्या होती है? तो वर्तमान जनसंख्या माइनस पहले जो जनसंख्या थी, पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व की जनसंख्या गुणे 100, ये होती है 10 की वृद्धि दर। वर्तमान कितना जो है 10 की वृद्धि दर क्या निकालते हैं? कितनी की वृद्धि हुई है, 10 सालों में कितनी की वृद्धि हुई है वही निकालते हैं। तो वर्तमान में कितना है और पहले कितनी थी, तो वही जो है निकाल के माइनस करके फिर जो है कितना पूर्व में था तो उसी के सापेक्ष निकालेंगे, गुणे 100 होता है। ये 10 की वृद्धि दर कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन जो है कैसे लगे सभी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।